यार आप मेरे साथ देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। जैसा कि आपको मालूम है कि पहलगांव अटैक हुआ, आतंकियों ने हमारे 26 भाइयों को मार दिया। 26 टूरिस्ट या 26 हिंदू कहेंगे तो 26 लोग को गोली को 26 लोगों को गोलियों से भून दिया और उन्हीं के परिवार के सामने, उन्हीं की बीवियों के सामने उनको मार डाला गया। तो इसके बाद हमारी सेना ने, हमारी बहादुर सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के कई ठिकानों को नष्ट किया, 12 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। तो ये सब चला और हमारी सेना बहादुरी के साथ मुकाबले में थी और तमाम पाकिस्तान के अड्डों को तहस नहस कर दिया। हालांकि हमारी मीडिया जो बहुत आगे रहती है, उसने रात को दिखाया 2 बजे कि देखो भाई अटैक कर दिए गए, ठीक है। कराची के जो बंदरगाह था उस पर अटैक कर दिया गया और तमाम लाहौर पे अटैक कर दिया गया और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया गया। ये मीडिया में चलता रात को 2 बजे। मैंने भी लाइव करा था और उसमें फिर सुबह जब खबर आई तो हमें पता लगा ऐसा कुछ नहीं किया था और प्रोपेगेंडा था, तो मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ गई। तो जब भी मौका मिलता है हमारी सेना बहादुरी का परिचय देती है। तो ये सब चलता है, तो ये सब चला। लेकिन दोस्तों उसके बाद अब बीजेपी में क्या है आजकल कि मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ और ख़ुद बीजेपी भी हूँ। तो हम जब उसको यूज़ करते हैं राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए तो हम गलत दिशा में चले आते हैं। तो अब क्या है, बीजेपी जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और जब अडवाणी की गवर्नमेंट थी, बड़े बड़े महान लोग थे। जोशी जी थे उसमें, अडवाणी थे, आपके सुषमा स्वराज थी। तो बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े महान लोग बड़ी विचारधारा पर और नैतिकता का पालन करते हुए पार्टी को खड़ा किया उन्होंने। लेकिन अब कुछ लगता है कि बीजेपी इवेंट, हर चीज़ को इवेंट बना देती है। कई चीज़ों को आप देखो, हर चीज़ इवेंट, हर चीज़ में इवेंट, हर चीज़ में इवेंट। अब चलो ठीक था अब कि हमारी सेना ने बहादुरी का परिचय दिया, तो अब उसको राजनीतिक फ़ायदा उसका क्यों लेना चाहते हो? बिहार के चुनाव होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, तो अब ऑपरेशन सिंदूर ज़रूर हुआ, लेकिन अब उसका फ़ायदा क्यों? राजनीतिक फ़ायदा क्यों? दुनिया देख रही है ना जनता। अगर जनता को लगता है कि आपने राजनीतिक पार्टियों ने, सत्ताधारी पार्टियों ने नेतृत्व, अगर मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ किया तो वोट मिलेगा आपको। अब उसको इवेंट बना के, ऑपरेशन सिंदूर को इवेंट बना के, अब आपको बिहार और वेस्ट बंगाल में जाने की ज़रूरत क्या थी? अब ऐसे वक्त पर जब आपको दिल्ली में बैठना चाहिए, दिल्ली में विदेश नीति पर ध्यान देना चाहिए। आप देखो पूरे सांसदों का जो डेलीगेशन है वो बाहर गया है विदेश में हमारी चीज़ों को बताने के लिए कि आखिर हमने पाकिस्तान पर क्यों अटैक किया। तो अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आपने कि वे सीज़ फायर क्यों कर लिया, और सीज़ फायर किया तो ट्रम्प के कहने पर क्यों किया। तो विपक्ष की पार्टियां पूछ रही हैं, जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं बड़े बड़े कि जवाब दो, आखिर क्यों आपने सीज़ फायर किया, और किया तो मध्यस्थता क्यों करी ट्रम्प ने। अभी अमेरिका कोर्ट में भी उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है कि उसका केस चल रहा था कोर्ट में, तो हलफनामा शामिल किया। देखो हमने टैरिफ की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की वार रुकवा दी, तो अब इसका जवाब दो भाई। जवाब कौन देगा? कोई देने वाला है नहीं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब उसको पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स का फ़ायदा के लिए क्यों आप उसको इवेंट बना रहे हो? अब चलो सब कुछ चलो, मैं कह रहा हूँ रैली भी कर लो, हाँ रैली भी आपने कर ली, लेकिन अब बात आती है जब सिंदूर की ना, सिंदूर ऑपरेशन की, तो सिंदूर ऑपरेशन को आपने सिंदूर में बदल दिया। ठीक, मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है। अब ये डायलॉग बाजी, जैसे मिथुन चक्रवर्ती डायलॉग बोलते थे, राजकुमार डायलॉग बोलते थे ना फिल्मों में, वही चल रहा है मोदी जी की डायलॉग्स। तो अब चलो डायलॉग्स अच्छे डायलॉग्स लगते हैं, वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं डायलॉग्स, चलो डायलॉग्स बोल लो। अब एक चीज़ हुई है, जो देखो क्या चीज़, एक चीज़ हुई है
जो उन्होंने कहा है कि ये सिंदूर जो है ना कि हम हर घर में पहुंचाएंगे, बीजेपी कार्यकर्ता हर घर में सिंदूर पहुंचाएंगे। अब इस पर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हुई है और ये पॉलिटिक्स कहाँ से शुरू हुई? ये पॉलिटिक्स शुरू हुई जब मोदी जी जा रहे हैं और डायलॉगबाजी कर रहे हैं रैलियों में, चुनावी रैली लगती है वो तो ठीक है। गुजरात में आप 3 दिन रहे, फिर उसके बाद बिहार, कलकत्ता, और कलकत्ता में कहते हैं कि हम बंगाल ऑपरेशन करेंगे। हाँ, सिंदूर ऑपरेशन तो हो चुका, बंगाल ऑपरेशन करेंगे। अब ये सुन के भाई ममता बनर्जी तो खिसिया गई बहुत बुरी तरह। अब ममता बनर्जी को आप जानते हो, वो जब बाल नोचती है तो वो कुछ भी कहती है। तो ये सब हुआ, तो अब हम इसी पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये ममता बनर्जी का है। अब आप सुनो पहले रिपोर्ट, ये मैं आपको दोबारा चलाता हूँ। हर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर तक दिया जाएगा। नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर तक दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी। अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए जनसंपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर भी भेंट किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पंपलेट भी बांटे जाएंगे। इस बीच बीजेपी की इस अभियान को लेकर विपक्ष ने उसे घेरना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो विवादित टिप्पणी तक कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों, वो अपने पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। हालांकि वो इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। सिंदूर का संबंध हर महिला से पवित्र माना जाता है। महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हर महिला का सम्मान। You are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why. ठीक है, लेकिन क्या है ना, वेस्ट बंगाल का ऑपरेशन आपने शुरू कर दिया यहाँ पे सिंदूर को लेकर, सिंदूर की पॉलिटिक्स करके। ये चीज़ मैं मानता हूँ उसको गलत है। क्यों गलत है? अब देखो, आपका टीएमसी के सांसद गए हुए हैं बाहर, डेलीगेशन में गए हुए हैं सामने, और आपको दिल्ली बैठना चाहिए, विदेश नीति पर चर्चा करनी चाहिए। विदेश यात्रा इस समय बहुत ज़रूरी है। आप जाओ, आप रशिया के पास जाओ, पुतिन के पास, उसको समझाओ। तो अब क्या है, सिर्फ पॉलिटिक्स में घुस जाना, सिर्फ चुनावी राजनीति को लेके बात करना, ये ठीक नहीं है। हर वक्त हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप इसको 2-3 महीने बाद भी कर सकते थे ना, ये काम 2-3 महीने बाद भी कर सकते हो। सिंदूर ऑपरेशन को लेकर आप नहीं मत लो, सिंदूर ऑपरेशन को आप मत पहनो, मत कटआउट लगाओ अपनी वर्दी के। सेना जब होती है, सेना का जवान जब वर्दी पहनता है तो अच्छा लगता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री हो के लोग कटआउट लगे आपके, वो भी ठीक नहीं है। मैं उसको ठीक नहीं मानता। बाकी ठीक माने, लेकिन मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं वर्दी पहनने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को तो हो सकता है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, उसको पहन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होके आप सेना की वर्दी नहीं पहन सकते हो। तो है ये सब चीज़ें। अब वो कहते हैं कि अच्छा लगेगा कि मैं पति देता है सिंदूर पत्नियों को। अब कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, अब वो सिंदूर दे गया घर पे, तो अच्छा लगेगा। पति तो वो हुआ, फिर पति तो वो हुआ ना, हम तो पति नहीं हुए। तो ये गलत। दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार अब आप देखो कहानी कहाँ आगे चल रही है। दिया। इसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया, जिसके बाद ममता का ये बयान सामने आया था। यही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले क्या कह रही है, देखो कांग्रेस की प्रवक्ता। मैं आपको उसका स्टेटमेंट सुना रहा हूँ। एक ब्याहता हूँ तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूँ
कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी अरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहता है। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। अब आप बताओ, अगर ऐसे लोग धाकड़ जैसा आदमी चले जाए सिंदूर देने तो पिटेगा नहीं पिटेगा? हाँ, बहुत बुरी तरह पिटेगा उसको। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं बीजेपी में। अच्छा, बाहर के भी लोग आए हैं। बीजेपी का हाल थोड़ा ख़राब हो गया है, मैं बस आपको बता दूं, जब से ये बाहरी लोग आए हैं। हमारी विचारधारा जो देखो है ना, बहुत ही राष्ट्रवाद वाली विचारधारा है। तो अब बाहर के लोग आ गए बीजेपी में, वो उनकी प्रवृत्ति तो वैसी है, दूसरी पार्टी जैसी, ठीक है, बड़े बड़े कांड कर रहे हैं लोग। तो अब ये लोग सिंदूर बांटने जाएंगे तो अच्छा लगेगा? पिट के आएंगे लोग। तो अब ये सब चीज़ें हुई। ममता बनर्जी ने भी बड़ा लपेट लिया। सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान न रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। शिवसेना यूबीटी सांसद तो ये सब चीज़ें हुई। न्यूज़ भी छप गई कि बीजेपी कार्यकर्ता साहब जाएंगे सिंदूर देने, सिंदूर की डिबिया देने। तो 2 दिन खूब चला, ठीक है। दैनिक भास्कर ने खबर छापी और पूरे इंडिया में छपी, और बीजेपी के प्रवक्ता जो है मीडिया में आकर चीज़ें कह रहे हैं कि हम सिंदूर देंगे, ये देंगे। अब जब ये केस हुए साहब, ये जो सिंदूर बांटना और सिंदूर की डिबिया देना हमारी संस्कृति के खिलाफ है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पति सिंदूर दे सकता है पत्नी को, बाहरी आदमी तो दे नहीं सकता सिंदूर, क्योंकि वो उसका पति हो जाएगा अगर वो देता है। तो अब क्या है कि इस रायता फैल गया साहब, जो रायता है वो बुरी तरह फैल गया। अब इस रायते को समेटा कैसे जाए? तो साहब अमित मालवीय का आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये देखो, 2 दिन खबर छपी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 30 तारीख को जब ममता बनर्जी कह रही हैं कि, और ममता बनर्जी ने कहा सिंदूर को लेकर, जब उन्होंने उधेड़ा कि आप सिंदूर कैसे बांटोगे, और जब मीम्स बनने लगी, बहुत सारी मीम्स भी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसी वीडियो बन रही है। रक्षा के लिए सिंदूर भेजा जा रहा है। सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे पति के नपुंसक है, हम अपने पतियों से बोलेंगे ना, हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? आप कौन हो? बेमतलब दूसरों के घर में घुस रहे हो आके। तू समझा? तो दोस्तों ये सब कुछ हुआ। उसके बाद अमित मालवीय ने ये पोस्ट डाली, देखो कि ये जो खबर है वो झूठी खबर है। और लिखते क्या है, बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज़ के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारित खबर को लेकर राजनीति करने लगी। तो साहब इसका खंडन हुआ। खंडन क्यों हुआ? वो उसके पीछे ये सब घटनाएं हो गई, ठीक है। तो अब ये है ना, जब पॉलिटिक्स करोगे आप चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को इवेंट बना दोगे, बड़े बड़े समारोह करो, उस पर करोड़ रुपये फूक जाते हैं साहब। अब वही पैसा गरीबों में लगे, जो इवेंट पे खर्च होते हैं करोड़ों रुपए, उसको अगर गरीबों में हम खर्च करें, गरीबों की योजनाओं पर खर्च करें तो बहुत कुछ हो। अब उस पैसे को आप पॉलिटिक्स का फ़ायदा लेने के लिए करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके खिलाफ आ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब दोस्तों ये सब मैंने आपको बात कही, तो ऐसा ना हो जाए भाई हमारे खिलाफ
आप देशद्रोही हो, राष्ट्रभक्त नहीं हो। सत्ता से सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह में नहीं आता साहब, ठीक है। सत्ता से आप सवाल पूछ सकते हो। अब सत्ता वाले ही अगर केस कर दें तो गलत है ना। कई लोगों ने सवाल पूछे तो उस पर भी आप ये हो ट्रोल कर गए साहब। तो अब मैं एक बात पूछता हूँ, राष्ट्र तो अगर मैं सवाल पूछता हूँ आपसे भाई, तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवाद की परिभाषा बताओ भाई, क्या परिभाषा है? देखो क्या है, कोई नेता मुझे बताओ और गीता पे हाथ रख के वो कसम खाए कि उसने 10 रुपये का भी कमीशन नहीं लिया, जबकि 10 से 20% का कमीशन होता है हर ठेके में। गीता पे हाथ रख के कसम खाए कि उसने 10 से 20% कमीशन ना लिया हो, ये चलो 10 रुपये कमीशन ना लिया हो, ठीक। तो अगर लिया है तो आप राष्ट्रद्रोही हो, ठीक है। अगर आप नियमों को, आप संविधान का पालन नहीं करते हो, संविधान के नियम को तोड़ते हो, कानून को तोड़ते हो, तो आप राष्ट्रद्रोही हो, नहीं है राष्ट्रद्रोही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, आप चोरी करते हो, आप खाने में मिलावट करते हो, तो आपको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आप सरकारी पैसे का हनन करते हो तो आपको राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। आप सरकारी ठेके में नेता जब कमीशन खाता है तो उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। जब हम सड़क पे चलते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं तो भी आप राष्ट्र की छवि को बिगाड़ते हो। आप सड़क पे कूड़ा करते हो तो भी आप राष्ट्र की छवि को बिगाड़ते हो। जज यदि पैसे खाता है मुकदमे में तो वो भी राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र धर्म को नहीं निभा रहा। आप कहीं ना कहीं देश की छवि को बिगाड़ रहे हो। आप चीज़ों में मिलावट करते हो तो भी आप देश के साथ विरोध कर रहे हो, देश की जनता के साथ विरोध कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा लेके बैठे हैं साहब, तो इन नेताओं से पूछो पहले, सबसे पहले, ठीक है। आप विजिट कर रहे हो, आप टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। जो पैसा गरीबों में लगना चाहिए, जो पैसा कहते हैं राष्ट्र के विकास में लगना चाहिए, वो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। हाँ, अपनी फैमिली को ले जा रहे हो साहब घुमाने, किसके पैसे पर? टैक्स पेयर के पैसे पर, ठीक। पूरा पैसे को पूरा आप बर्बाद कर रहे हो, ठेके में कमीशन खा रहे हो, तो वो भी राष्ट्र विरोध की बात है। तो परिभाषा बहुत लंबी है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और जब तक देश के लोग देश के बारे में ठीक से सोचेंगे नहीं, अब कर्तव्य को नहीं समझेंगे, तब तक राष्ट्र का विकास। और जैसे आप जाओ ना जापान में, आप जाओ ना चाइना में, आप जाओ ना अमेरिका में, हर चीज़ नियम से चलती है। आप जाओ ना दुबई में, हाथ काट दिए जाते हैं। आप चोरी करोगे, मिलावट करोगे, हाथ काट देंगे, मौत की सज़ा हो जाएगी अगर आप मिलावट करते हो चीज़ों में। इसलिए देखो, हर चीज़ वहाँ पे नियम के अनुसार चलती है। दुबई में चले आप, हर चीज़ नियम के अनुसार चलती है। कोई सड़क पे पैसे पड़े होंगे ना, सोना भी फेंक दो अपना, तब भी वहीं पड़ा रहेगा। इसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति। जापान में जाओ, हर चीज़ नियम के अनुसार चलेगी। लेफ्ट चलना तो लेफ्ट चलेगा, राइट चलना राइट चलेगा, क्रॉसिंग पे रुकना रुकेगा, हेलमेट पहनना तो हेलमेट पहनेगा, कई चीज़ें फेंकना है डस्टबिन में फेंक जाएंगे, थूकना नहीं है। यहाँ तो पान खा के कनपुरिया लोग पान खा के भाई फूके पड़े हैं, तो सब चल रहा है। तो ये सब चीज़ें राष्ट्र धर्म में आती हैं और राष्ट्रवाद में आती हैं। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा बहुत लंबी है। सिर्फ 2-3 चीज़ें कह देना, सत्ता के खिलाफ कह देना, राष्ट्रवाद की परिभाषा दी है। परिभाषा बहुत लंबी है राष्ट्रवाद की, तो सबको समझना पड़ेगा। और देश को और देश के लोगों को, अभी देश को बहुत आगे निकलना है हमें, ठीक है। सिर्फ जीडीपी का बढ़ जाना या फिर जीडीपी का बढ़ जाना या हम चौथे नंबर पर देश का आ जाना, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर अब आप देखो, देश की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब। आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि घर में 20 लोग हैं और वो 10-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो घर में कितना रुपये आएगा? 2 लाख रुपये। एक दूसरा परिवार है, घर में 2 लोग हैं और दोनों लोग 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, तो कितना आएगा घर में? तो आएगा साहब 2 लाख रुपए। तो किसकी लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छी होगी? छोटे परिवार की या बड़े परिवार की?
तो यही हाल है इंडिया का, पर कैपिटा इनकम और परचेजिंग पीपीपी, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, तो दोनों ही काम है, उसमें हम 140वें स्थान पर हैं और पीपीपी में हम 125वें स्थान पर हैं लगभग। तो अभी हमें बहुत आना, अभी क्या है, पर कैपिटा इनकम हम बोले क्यों, हम चौथे नंबर पे आ जाए, हम कह रहा हूँ पहले नंबर पे आ जाए। जब तक हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी नहीं, जब तक पर कैपिटा इनकम हमारी $18,000 तक नहीं पहुँचेगी, अभी $2,500 के आसपास है इंडिया की पर कैपिटा इनकम, जब तक हम $25,000 या $18,000 के आसपास नहीं पहुँचेंगे, पर कैपिटा व्यक्ति की इनकम नहीं पहुँचेगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्र जो है वो हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र बन गया, एक विकसित राष्ट्र की ओर हम चल पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी क्या है, सिर्फ पॉलिटिक्स ही और सत्ता ही के लिए पॉलिटिक्स मत करो। आप बहुमत में हो, आप सब कुछ आपके पास है, वो 11 साल हो गए सत्ता में, तो आज हमारे पास सब कुछ है, बीजेपी के पास सब कुछ है, तो लगे ना राष्ट्र के निर्माण में। पॉलिटिक्स छोड़ दो सत्ता के लिए, सत्ता अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सत्ता हमेशा आपके पास रहेगी, और सिर्फ सत्ता के लिए ही राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है आपका नीचे आने लगता है। तो मैं कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ा कुछ डेंट देख रहा हूँ, और ग्राफ मोदी जी का थोड़ा बहुत नीचे देख रहा हूँ। आगे पॉलिटिक्स क्या रहेगी, आगे सत्ता किस तरीके से मोड़ रहेगी, आगे पॉलिटिक्स किस तरीके से मोड़ लेगी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका।